पेरियार ललई सिंह यादव का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आज दिलीप मंडल पर हमला हो रहा है। दिलीप मंडल को सोशल मीडिया पर भिखारी कहा जा रहा है। दो बड़ी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं अभी कुछ लोगों के साथ मीटिंग में था। एक ओबीसी कम्युनिटी का शख्स जो कि बीपी मंडल साहब के घर के बगल का अपने आप को क्लेम कर रहा था, वो कहने लगा कि धर्म को लेकर बात हो रही थी। वो कहने लगा कि सम्राट अशोक ने जो कमाया था बुद्धिस्टों ने वो गंवा दिया। वो सिर्फ भिक्षाटन करते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। मैंने पूछा कि मंदिर में बैठे हुए लोग क्या काम करते हैं? तो सोचिए, इस देश में मैंने उनसे फिर उनकी शिक्षा पूछी, एजुकेशन पूछा, तो फिर वो चौंकाने वाली बात सामने आ गई। मैं फिर कह रहा हूं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो लड़ाई है, ये जो हक अधिकार की लड़ाई है, ये तब तक जीती नहीं जा सकती जब तक घर घर एजुकेशन ना हो। बाबा साहब कैसे लड़े? बाबा साहब लड़े एजुकेशन की वजह से। दिलीप मंडल कैसे लड़ रहे हैं? एजुकेशन की वजह से। पेरियार ललई सिंह यादव कैसे लड़े? एजुकेशन की वजह से। आप कल्पना कीजिए, आप 50 करोड़ के मालिक हैं। हो सकता है इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई भी आदमी नहीं है। माइनॉरिटी में तो है, अशरफ मुसलमान है, एक 2000 5000 10,000 करोड़ के, लेकिन एक भी एससी एसटी ओबीसी का आदमी नहीं है जो 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, या जिसने 10,000 करोड़ संपत्ति का घोटाला किया हो। करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप बताइए, इस देश के एक भी बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने अरबपति को जानते हैं? कितने खरबपति को जानते हैं? टाटा जी के पिताजी का नाम कितने लोग जानते हैं? रतन टाटा के पिताजी का नाम कितने लोग जानते हैं? लेकिन इस देश में पेरियार, फूले, अंबेडकर, रविदास महाराज, गौतम बुद्ध, जगदेव बाबू, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार, इन सबको लोग जानेंगे। लालू यादव को जानेंगे, मान्यवर कांसीराम साहब को जानेंगे, संत गाडगे को जानेंगे, अंकली को जानेंगे। जैसे जैसे बहुजन समाज का लोग पढ़ता लिखता जाएगा, हम सब लोग उनको जानते जाएंगे। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आज दिलीप मंडल को गाली दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि दिलीप मंडल भिखारी है। पता है क्यों? क्योंकि दिलीप मंडल जान जोखिम में डालकर आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए खबरें लाते हैं। सोचिए, आप लोगों को बताता हूं कि कितना जरूरी है टीवी, अखबार और मीडिया। इस देश में धर्म का प्रचार प्रसार हो। सोचिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, जिसको जो मानना है मानिए, लेकिन मैं मीडिया और पत्रकारिता की ताकत और उसका प्रभाव बता रहा हूं। इस देश में किसी भी धर्म स्थल पर कितने लोग जमा होते होंगे एक दिन के लिए? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर 50 लाख लोग आते हैं। दीक्षा भूमि नागपुर, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाता है। इस देश में अंबेडकर साहब के जयंती के दिन दिल्ली के संसद भवन पर 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, जबकि सारी मीडिया वही है, लेकिन कोई नहीं दिखाता है। कैसे दिखाएगा? दिखाएगा तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 5 लाख लोग जुटे थे। सोचिए, बाबा साहब का 1956 में परिनिर्वाण नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया में बहुत ताकत है। अब सोशल मीडिया की बात बता रहा हूं। आज कोई भी किसी शेड्यूल कास्ट पर हमला कर दे, आप बताइए कि क्या वो आदमी बच पाएगा? जालौर की घटना आपको कैसे पता चलती? मार दिया गया बच्चा, किसी को पता नहीं चलता, सुगबुगाहट नहीं होती। रोहित वेमुला, पायल तडवी, डेल्टा मेघवाल, ये सब आपको पता चलता है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। आप कल्पना कीजिए कि मैं दिन भर सोशल मीडिया पर काम करता हूं। ये ठीक वैसे ही है जैसे दीवार को धक्के मारना। जैसे मैं ट्रेन में धक्का मारूं तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उसको हिला पाऊं, उसी तरह से मैं सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं व्यवस्था बदल पाऊं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक टेलीविजन हमारे पास होता, लेकिन अब शुक्र मनाइए कि वो बदल रहा है समय। अब सारे टेलीविजन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास हजारों की संख्या में, आपको बता रहा हूं पूरा कॉन्फ़िगरेशन। एक दिलीप मंडल कैसे लड़ रहा है पूरा मनुवादी मीडिया से, टीवी से लड़ रहे हैं, अखबार से लड़ रहे हैं, जातिवाद से लड़ रहे हैं, मनुवाद से लड़ रहे हैं। अकेला वो आदमी फेसबुक और ट्विटर पर लिखकर
और साथ में नौकरी करते हुए जिनको भिखारी कहा जा रहा है। न वो किसी की चाय पीते हैं, न किसी से पैसा लेते हैं, न कोई चंदा लेते हैं, न किसी से भीख लेते हैं। दिलीप मंडल आज भी नौकरी करते हैं। दिलीप मंडल आज भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्विटर और फेसबुक पर लिखते हैं। आज जितना बहुजन यूट्यूब चैनल चल रहा है, सब कोई दिलीप मंडल को फॉलो करके वहीं से खबरें लाता है। उस शख्स को भिखारी कहा जा रहा है। आज पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती है। पेरियार ललई सिंह यादव जो थे वो बुद्धिस्ट बने, सेना में नौकरी करते थे, आंदोलन चलाया, अपनी जमीनें तक बेच दी। आज जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ता जा रहा है। फूले साहब अपना बिजनेस किया, काम किया, लोगों को जागरूक किया। आप सोचिए अगर उनके समय बाबा साहब ने 100 साल पहले द मुकनायक अखबार शुरू किया था, साहू जी महाराज ने उसके लिए चंदा दिया था। आज इस देश में अगर आपके पास टीवी और अखबार होता, चाहे वो मायावती हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, स्टालिन के पास एक बड़ा मीडिया ग्रुप है। आपके बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सोचिए अगर आज देश में टीवी हो और अस्पताल पर हम खबर चलाना शुरू कर दें, अस्पताल की रिपोर्टिंग करें, अस्पताल की हालत दिखाएं, हमारे पास ताकत हो, संसाधन हो। मीडिया चैनल में 1000 लोग काम करते हैं, 1000 कम से कम, और कम से कम 500 से 600 जिलों रिपोर्टर होते हैं उनके, हर जिलों में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे पास संसाधन नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ होता है। मैं रोज, सोचिए, बहुत लोग मुझसे नाराज होते हैं, गाली गलौज होता है। इस देश में रोज मुझे 1000 कॉल रोज एवरेज आता है। रोज मैं सोचता हूं कि मैं अपना नंबर हटा दूं, लेकिन वो नंबर इसलिए रखे हुए हूं कि मुझे पता चलता है कि समाज की क्या दुर्दशा है, कौन कहां से फोन कर रहा है, कहां तक हमारी बात जा रही है। इस देश के बहुजन समाज को एक मीडिया हाउस की जरूरत है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसके पास अपना दफ्तर हो और कम से कम 1000 लोग उसमें काम करते हो। तब जाकर इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों की खबरें हम घर घर तक पहुंचा पाएंगे। अब सोचिए, कल जलौर में घटना हुई, कल गोंडा में घटना हुई, फिर आपको बता दें कि उत्तरा झारखंड में घटना हुई। मैं चाहूंगा भी तो कहां कहां जा पाऊंगा, आप बताइए। तो एक इंडिविजुअल एक चना भार नहीं फोड़ सकता है। बहुजन समाज को बड़े मीडिया हाउस की जरूरत है, जिसके पास कम से कम हर जिले में एक रिपोर्टर हो, मतलब 600 रिपोर्टर हो। और माफ कीजिएगा, अगर शुरुआती इन्वेस्टमेंट हो जाता है, शुरुआती मदद मिल जाती है, तो हमें फिर चंदा लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है। सारा अच्छा सुनिए, अब टीवी अखबार की भी जरूरत नहीं है। अब हमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर हमें चैनल बनाना पड़ेगा। हर जिले में हमें अगर रिपोर्टर रख पाए, हर जिले में 600-700 रिपोर्टर रखना कोई बड़ी बात नहीं है, और 25 से 30 हजार रुपए उनको सैलरी देना, 20 से 25 हजार रुपए सैलरी देना, यह भी बड़ी बात नहीं है। यहां तक मैं बता रहा हूं कि हर जिले का रिपोर्टर आर्थिक मदद से भी चैनल चला सकता है, विज्ञापन से भी चैनल चला सकता है। इतने हर जिले में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग संसाधन संपन्न हो गए हैं कि वो हर जिले में रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी संख्या, हमारी सबसे बड़ा मार्केट है हमारा। लेकिन सोचिए क्या दिलीप मंडल अकेला बोल रहा है। गिने चुने 4-5 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। इस देश के बहुजनों को एक बड़ा मीडिया हाउस शुरू करना पड़ेगा, और नेशनल दस्तक ने उस दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है। हम लोग जल्द ही इस देश के हर जिले में एक रिपोर्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, हर जिले में, हर राज्य में। और हर जिला जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब उसमें शहर भी आ जाएगा। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि हर जिले में, चाहे कोई भी स्टेट हो, हम एक जिला में रिपोर्टर रखेंगे। उसके हमें बस एक ऑफिस की जरूरत है, और कम से कम उसके लिए हर जिले के रिपोर्टर को खबर लगाने के लिए 100 लोगों की टीम चाहिए, 100 लोगों की टीम। अब आप कहेंगे तमिलनाडु में कैसे काम होगा, कर्नाटक में कैसे काम होगा? बिल्कुल काम होगा। भाषा बैरियर नहीं है। तमिलनाडु की खबर हम तमिल में लगाएंगे, हमें 1-2 तमिल के लोग रखने पड़ेंगे, 1-2 केरल के लोग रखने पड़ेंगे, एक टोटल मिला के। अगर हम हर स्टेट से 2 स्टाफ रखते हैं, 2 लोगों को रखते हैं, और पूरे देश में हम अगर हर जिले में रिपोर्टर रख दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि न तो आरक्षण के खिलाफ, न किसी पर बुलडोजर चलेगा, न SC/ST के साथ व्यवहार होगा, न किसी का शोषण होगा। खबर में बहुत ताकत है। सोचिए, नेशनल दस्तक मामूली लोगों से 2-3 लोग मिलकर, हम लोग 4 लोग मिलकर चला रहे हैं, 5 साल हो गया। इंपैक्ट नहीं पैदा हो रहा है। इंपैक्ट तभी पैदा होगा जब हम बड़े पैमाने पर काम करेंगे। सोचिए, पहले नेशनल दस्तक सिर्फ यूट्यूब चैनल था, उसके बाद अब सारे टेलीविजन चैनल यूट्यूब पर आ गए हैं। सोचिए, ये गनीमत है कि हमारे दौर में सोशल मीडिया आया है। सोशल मीडिया, आप टीवी देखिए, अब टीवी की जरूरत नहीं है। आप सब लोग अपने घर में टीवी नहीं देखते हैं, अब सब लोग मोबाइल पर ही फिल्में मोबाइल पर, न्यूज मोबाइल पर। सोचिए, हीरो हीरोइन की फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही है? क्योंकि सिनेमा हॉल में लोग जाना नहीं चाहते हैं। एक तो उनके OTT वाले कंटेंट में दम नहीं है, और दम नहीं है तो उनका खबर चलेगा, फिल्में चलेंगी नहीं। SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिस दिन ठान ले आप नेशनल दस्तक को, जिस दिन इस देश का पढ़ा लिखा, सोचिए आप 10 मिलियन 15 मिलियन लोग सब्सक्राइब कर ले। हमारे लोग को सब्सक्राइब करने में तकनीकी रूप से हम बहुत मजबूत नहीं है। अगर हर जिले में हमारा रिपोर्टर होगा, वो सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करने के लिए भी लोगों को समझाएगा। हम कैंपेन, और मीडिया बहुत जरूरी है। आपके तमाम हक अधिकार की खबर आपको इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा? आज मैं कहां पैदा हुआ, कहां काम कर रहा था, टेलीविजन में काम कर रहा था, मुझे कोई नहीं जानता था। आज पूरा बहुजन समाज दिलीप मंडल के साथ खड़ा है। दिलीप मंडल इस देश का सबसे ईमानदार, सबसे तेज तरार पत्रकार है। उनको धमकियां दी जाती है रोज, हम लोग को रोज गाली दी जाती है। आप अगर खड़ा नहीं होंगे, बहुजन समाज खड़ा नहीं होगा। सोचिए, आप अखबार खरीदते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, जो आपका दुश्मन है, जो आपके हक अधिकार के खिलाफ है, जो आपके ही खिलाफ साजिश करता है, आपके बच्चों को स्कूल में मार देता है, आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारता है, सुप्रीम कोर्ट में आपको जज नहीं बनने देता है, आपके लोग। और एक बात और बता रहा हूं, जिन लोगों को लगता है कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के नेता नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं है, उनकी बात घर घर तक पहुंचाएगा कौन? उनको लगता है कि मैं बगावत करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप सोचिए, अगर आपके पास टेलीविजन चैनल हो या सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म हो और कोई नेता आपके हक अधिकार की बात करे, कोई पार्टी उसे निकालने की हिम्मत नहीं करेगी। कोई पार्टी उसे निकालने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि जनता में मैसेज चला जाएगा। नेशनल दस्तक ने शुरुआती दिनों में 30-30 के बैच के 3 बैच को ट्रेनिंग दी थी। पत्रकार ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, और पत्रकारिता कोई बड़ा काम नहीं है। अगर हम एक जिला में एक आदमी भी बना पाए तो हम खबर कलेक्ट कर सकते हैं, और उस खबर पर हम लगातार बने रह सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्टूडियो होता है तो हम 24/7 4 लोग भी एंकरिंग करेंगे तो हमारा लाइव बुलेटिन जा सकता है। तो सोशल मीडिया ने पूरे खेल को बदल दिया है। आप सोचिए, जो सत्ता पक्ष है, जो आज सारा टेलीविजन चैनल अखबार के संपादक कौन लोग हैं? तो भैया, जो दूध वही खाएगा जो गाय पालेगा। लेकिन बहुजन समाज की दुर्दशा और बदकिस्मती देखिए, SC/ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग अगर गाय भी पालते हैं तो वो दूध नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। उनको कर्जा उतारना है, घर बनाना है, शादी करनी है, पढ़ाना है। वो दूध तो पैदा करता है, मवेशी तो पालता है, लेकिन कोई अखबार लेकर आता है नौकरी वाला और वो दूध खरीद के ले जाता है। आपको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आप तभी मजबूत होंगे जब आपके पास टेलीकम्युनिकेशन होगा, मीडिया होगा। मीडिया होगा तो आपके हक अधिकार की अभी सोचिए, मुझे कानपुर नगर से फोन आया, 60 से ज्यादा मुसलमानों पर FIR हुआ है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, झारखंड में एक मुस्लिम युवक ने एक शेड्यूल कास्ट बच्ची की हत्या कर दी। पूरा टीवी अखबार हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, करिए, आरोपी को सजा हो। लेकिन आप कल्पना कीजिए, NCRB के आंकड़े आए हैं, सबसे ज्यादा रेप की घटना राजस्थान में हुई है, सबसे ज्यादा हत्या यूपी में हुई है, और सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार हुआ है। अगर हम हर खबर को रिपोर्ट करने लगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन हम लोगों ने अस्पताल की खबरें दिखानी शुरू कर दी, हमारे पास संसाधन हो गया, हर जिले के अस्पताल की हम रिपोर्ट लगाने लगे, जिस दिन हम हर जिले के अस्पताल की रिपोर्ट लगाने लगे, इस देश की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और वो अस्पताल ठीक कर देंगे। जिस दिन हम लोग स्कूल की खबरें लगाने लगे, सोचिए, एक बच्चे ने झारखंड में
मोबाइल से कोका कोला का माइक लेकर एक स्कूल की दुर्दशा दिखाई, खबर वायरल हुआ, लेकिन असर नहीं होगा। जिस दिन हर जिले से हम स्कूल की खबरें दिखाने लगे और लगाने लगे, स्कूल की दुर्दशा ठीक हो जाएगी। अस्पताल हो, स्कूल हो, स्कॉलरशिप हो, बेरोजगारी का मुद्दा है। सोचिए, आज कोई टीवी अखबार बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहा है। हर जिले से हम लोग बेरोजगारी की खबर दिखाने लगे। यकीन मानिए, इस देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार मजबूर हो जाएगी। अच्छा सुनिए, जो लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो जिनके पास नौकरी नहीं लेकिन पढ़े लिखे हैं, जिनके पास एक स्मार्टफोन है, मैं उनको मौका दे रहा हूं। मेरा नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में है, मेरे फेसबुक पेज पर है, नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, वहां मेरा नंबर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप लोग कॉल गप मारने के लिए मत कीजिए, कैसे हैं भैया, हाल चाल क्या है। आप वीडियो बनाइए, जो आपके इलाके में समस्या है उस कुछ नहीं। मैं पत्रकारिता का कोर्स 1 दिन का कोर्स है। आप जो जैसे आपके यहां कोई घटना हो गई, आप वीडियो बनाइए, उस वीडियो के उस घटना के बारे में आप बोल दीजिए कि आप एक चीज दीजिए, 5W और 1H, इसी से चैनल चलता है, खबरें चलती है। 5W 1H मतलब हु, वेयर, व्हाट, व्हाई, होम, मतलब घटना कहां की है। आप स्टेट का नाम बताइए, जिला का नाम बताइए, आप घटना बता दिए, उसके बाद घटना बताइए। तो ये सारी खबरें आप हमें भेज सकते हैं नेशनल दस्तक को, और हम आपकी खबरें को चलाएंगे। माइक भी जरूरी नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर हर जिला में, एक जिला का रेडियस कम से कम 50 से 80 किलोमीटर के बीच का होता है, 100 किलोमीटर का, अगर हम एक रिपोर्टर रखते हैं, तो हम अगर कोई खबर उस जिला में हुई है तो 100 किलोमीटर में एक आदमी रिपोर्टर पहुंच सकता है। लेकिन शंभू कुमार सिंह या कोई इंडिविजुअल पत्रकार इस देश के हर जिला में नहीं जा सकता है, विजिबल नहीं है। इसलिए बहुजन समाज को एक मीडिया हाउसेस खड़ा करना पड़ेगा, और वो भी चंदा से खड़ा करना पड़ेगा। शुरुआती चंदा आपको देना पड़ेगा, अपना ऑफिस हो जाए, हमें स्टाफ हायर कर ले, हमारे पास इक्विपमेंट हो, और उसके बाद इससे रेवेन्यू इतना आएगा कि हम फिर से बाद में चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद हम फाउंडेशन के जरिए स्कूल चला सकते हैं धीरे धीरे। तो नींव डालनी पड़ेगी आपको कर्मकांड के खिलाफ, संविधान बचाने के लिए आपको अपने बच्चे को। और एक बात और बता रहा हूं मैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, नए तरह के बिजनेस में आइए, नए तरह का काम सीखिए। अब सारा जो काम है वो डिजिटल हो गया है। आपको फिल्में बनाना, यूट्यूब चैनल्स खोलना, सोचिए लोग ब्लॉग बना बना के लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुजन समाज के दुख तकलीफ को जोड़ा जाए, बताया जाए। आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप IAS IPS नहीं होते हैं, आप DM SP नहीं होते हैं, आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप जज नहीं बनते हैं, आपके साथ रोज जातिवाद होता है। अगर आप लोग नौकरी पेशा भी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर नौकरी भी करते हैं तो वो डर डर के करते हैं, छुप छुप के करते हैं, उनके साथ रोज भेदभाव होता है। तो मैं फिर बता रहा हूं, मैं सवर्ण समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जातिवाद फैला नहीं रहे हैं। आप एक बात कल्पना कीजिए, जो गरीब सवर्ण है उनको अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, उनको अच्छा अस्पताल नहीं चाहिए। इस देश के 10% लोगों ने, उनकी जाति भी है, जो गरीब सवर्ण है, उनको न्याय मिल पाएगा, उनको अस्पताल मिल पाएगा, उनको स्कूल मिल पाएगा। लेकिन क्या आपकी मीडिया, आपका टीवी अखबार, जो आप रोज अखबार खरीदते हैं, जिस टीवी को आप रोज देखते हैं, आप बताइए ईमानदारी से, क्या वो टीवी अखबार इस देश के अस्पताल, स्कूल, देश में घुसपैठ हो रही है, बेरोजगारी है, उसकी खबरें दिखाता है क्या? इस देश की मीडिया बेईमान है। सरकार से सवाल, सरकार किसी एक की नहीं होती है, सरकार भारत की जनता की होती है। सरकार का काम होता है जनता का ख्याल रखना। लेकिन जो सरकार, जो पार्टी, चाहे कोई भी सरकार हो, मीडिया का काम होता है सवाल पूछना। जैसे लालू यादव की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है बिहार में, जैसे टीवी अखबार वाले सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से, अच्छी बात है। उसी तरह से केंद्र से सरकार सवाल पूछा जाए, उसी तरह से बीजेपी के सरकारों से सवाल पूछा जाए, कांग्रेस से सरकार से सवाल पूछा जाए। सरकार की कोशिश होती है खबरें दबाने की,
लेकिन पत्रकारिता का मतलब है कि उससे पूछा जाए। लेकिन भारत में जो पत्रकार है, हर पत्रकार को दिलीप मंडल होना होगा। भारत के जो पत्रकार हैं वो जाति और धर्म देखकर खबर चलाते हैं, वो राजनीतिक पार्टी देख के खबर चलाते हैं। आप मान लीजिए भारत के पत्रकार दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट पत्रकार हैं। भारत से ज्यादा ईमानदार तो पाकिस्तान के पत्रकार हैं। जिस देश में ज्यादा पत्रकारों की हत्या सरकार करवाए, वो उस देश में पत्रकारिता ज्यादा ईमानदार है। और जिस देश में पत्रकारिता ज्यादा ईमानदार होगी, उस देश की सरकार औकात में रहती है। क्योंकि पत्रकार का मतलब, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा, सीजीआई रमन्ना साहब ने कहा, चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया जो होती है वो देश की आंख और कान होती है। लेकिन जिस देश की आंख और कान, आंख में फूट जाए, कान बहरा हो जाए, उस सरकार का क्या होगा। तो सरकार कोई भी हो, कल मायावती प्रधानमंत्री बन जाए, कल तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोग सवाल पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, मनमोहन सिंह से सवाल पूछा जाता था, तब मीडिया ईमानदार थी, डरती नहीं थी। आज क्या हो रहा है, आज जो सरकारें चल रही है उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा, और वो डर से नहीं, जाति की वजह से। जो पत्रकार हैं, जो सीबीआई में हैं, जो इनकम टैक्स में हैं, जो ईडी में हैं, जो जजेस बने हुए हैं, उन सब की जाति एक है, उन सब की विचारधारा एक है, उन सब का मजहबी एकरूपता है। और इसलिए वो चाहते हैं कि इस देश में संविधान के जरिए जो सबको बराबर, आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाए। मीडिया ईमानदार, क्योंकि मीडिया में जो लोग हैं वो लोग हैं जो उनसे नफरत करते हैं। जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। और इस चक्कर में सवर्ण समाज के गरीबों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग फिर कह रहे हैं, मैं सवर्ण समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं, आज आपको लग रहा है कि हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, सच ये नहीं है। आप क्राइम करते हैं, हम उसके खिलाफ बोलते हैं, क्राइम से बचिए। आप किसी को जाति के आधार पर मारेंगे, जाति के आधार पर शोषण करेंगे, आप क्राइम कर रहे हैं। हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप क्राइम मत कीजिए, आप जेल चले जाएंगे। आप भ्रष्टाचार मत कीजिए, आप जेल चले जाएंगे। और जब सरकार से आप सवाल पूछना छोड़ देंगे तो सरकार उस देश में काम नहीं करेगी। कांसीराम साहब का मॉडल है, उन्होंने एक नारा दिया है, मजबूत नहीं मजबूर सरकार देश का भला करती है। जब गठबंधन की सरकार होती है, मजबूर सरकार होती है, वो जनता का काम करती है। आप मजबूत सरकार चुन लीजिएगा, भोगिए महंगाई, होगी बेरोजगारी। सोचिए, अभी उत्तराखंड में भर्ती कर दी गई फर्जी। मैं इस देश के बेरोजगारों से पूछना चाहता हूं कि जिन आरएसएस बीजेपी के नेताओं की भर्ती हुई है, क्या सवर्ण गरीबों की भर्ती हुई? लेकिन आप खुश हो जाएंगे कि ठीक है, बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, सवर्णों को नौकरी मिली है। कल बिहार में सिर्फ नीतीश जी के और तेजस्वी यादव के रिश्तेदारों की भर्ती हो जाए, एक यादव एक कम्युनिटी की भर्ती हो जाए, आप खुश होंगे? नहीं ना, गरीब लोग मारे जाएंगे। ये हो रहा है इस देश में। मैं सवर्ण समाज से अपील कर रहा हूं, अब वक्त आ गया, आपको बोलना पड़ेगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम उस समाज से आते हैं जहां शिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। लेकिन आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग गरीब सवर्णों के प्रति ईमानदार होइए। 10% लोग इस देश की हकीकत नहीं है, 90% लोग गरीब है, लाचार है, बेबस है। अंबानी अडानी इस देश की हकीकत नहीं है। इस देश में रोज 5 मजदूर हत्या कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों की शादियां नहीं हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी नौकरियां फ्रीज हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हालत और खराब है, जिसके पास न जमीन है, न व्यापार है, न बिजनेस है। जो पीड़ित है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। और इसलिए हमारी कोशिश है, और इसके लिए मैं बात कर रहा था कि दिलीप मंडल, आप सोचिए, आज मैं पेरियार ललन सिंह यादव की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं, किसी भी तरह की गैर बराबरी, भेदभाव किसी के साथ हो। आप मान लीजिए, आप सवर्ण समाज के लोग हैं, आपका बहुत सवर्ण है, वो आपके साथ भेदभाव कर रहा है, आपको कैसा लगता है? सीने पर हाथ रख के बताइए, वो भेदभाव करता है, कैसा लगता है आपको? खराब लगता है ना? उसी तरह से जब आप जाति के आधार पर भेदभाव करते तो कैसा लगता है? अभी अमेरिका में भारतीय महिलाओं को किस तरह से
एक मैक्सिकन अमेरिकन ने गालियां दी, कितना बुरा लगा। आप रोज जाति के नाम पर गाली देते हैं, आप रोज धर्म के नाम पर अत्याचार करते हैं, आपको अच्छा लगता है? तब आप एक इंसान नहीं हैं, आप हैवान हैं, आप जानवर हैं, आप मानव तो है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है। और ये चेक एंड बैलेंस, अब आप सोचिए एक बात और है, मान लीजिए कोई जहर का कारोबारी है, वो जहर बेचता है, वो तो छोड़ेगा नहीं, उसका कारोबार है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जहर बेचता है। तो जो लोग जाति और धर्म के नाम पर मलाई खा रहे हैं, बड़े बड़े पौधों पर बैठे हैं, वो तो छोड़ेंगे नहीं, उनको छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और उसी का नाम है संविधान। जब संविधान लागू होगा, जब संविधान की बात होगी, तो न कोई बेरोजगार रहेगा, न कोई जात पात पर शोषण होगा, न धर्म के आधार पर शोषण होगा, न किसी के साथ लिंग के आधार पर शोषण होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो पत्रकार सरकार से सवाल न पूछे, जो पत्रकार सरकार से सवाल न पूछे, सरकार की हां में हां मिलाए, वो समझिए जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। लेकिन भारत की मीडिया का एक कैरेक्टर बता रहा हूं, भारत की मीडिया घोर जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी है। और जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक ये सुधरेगा नहीं। और दिलीप मंडल उसी का नाम है। वो अकेला वो शख्स ट्विटर और फेसबुक पर इस देश के 90% गरीब, उसमें सवर्ण भी है, गरीब, लाचार, बेबस लोग की आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। और इसलिए उनके साथ खड़ा होइए। हम लोग की कोशिश है, आपसे बात भी होती रहेगी कि एक बड़ा मीडिया हाउस खड़ा किया जाए जो सरकार से सवाल पूछे। पत्रकार, जैसे देखिए हम सेना में नौकरी करते हैं, अगर मान लीजिए हम सेना में होते तो क्या युद्ध होगा तो हम भाग जाएंगे मरने के डर से? तो हम देशद्रोही है ना। उसी तरह से अगर आप पत्रकार हैं और आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो आप गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं। आप जनता के सवालों की बात सरकार तक पहुंचाइए, आप सरकार को बताइए कि जनता का भलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता की दुख तकलीफ क्या है, दवाई नहीं मिल रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, गरीब मर रहा है। तो ये सब कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो टीवी और अखबार आप देख रहे हैं वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। और आज के समय में आपके घरों में आरएसएस बीजेपी के दो कार्यकर्ता, एक टीवी और एक अखबार। मीडिया ईमानदार हो जाएगी जब किसी गैर सवर्ण की सरकार होगी, गैर बीजेपी आरएसएस की सरकार होगी। इसकी वजह कि जो मीडिया में लोग हैं, तमाम जगह पर एक ही जाति के लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से सहमत हैं। उसकी कुछ भी विचारधारा हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मीडिया को, पत्रकारों को जनता के साथ होना चाहिए। और हां, एक बात और, इस देश में इस 90% जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह जाति है। ये जाति प्रधान देश है, इसलिए हम लोग जाति का मुद्दा उठाते हैं। अब कोई कह रहा है आरक्षण हटाओ, उस साहब से पूछिए कि आरक्षण हटा देंगे, जाति कब हटाओगे? हिंदू में शादी कब होगी? हिंदू में शादियां कब होगी? हिंदू जब शादी करता है तो हिंदू देखकर शादी नहीं करता है, जाति देखकर शादी करता है। वो कब खत्म होगा? जब नौकरियां मिलती है तो हिंदू देखकर नहीं, जाति देखकर नौकरियां मिलती है। जब जज बनाए जाते हैं, इस सब पर बात करनी पड़ेगी। और जिस दिन अस्पताल, स्कूल, जाति के नाम पर हिंसा पर बहस होने लगी, ये खत्म हो जाएगा और हम एक मजबूत मुल्क, चीन से आगे जाने वाला देश, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत मुल्क बनेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और पेरियार ललित सिंह यादव, मैं फिर कह रहा हूं, वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको हमेशा याद कीजिए। धर्म आपका निजी आस्था हो सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर आप अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धर्म की आड़ में आप राजनीति करके देश को मजबूर बना रहे हैं, तो यकीन मानिए आप धार्मिक तो बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत देश संविधान से चलना चाहिए। धर्म आपका निजी मामला है, लेकिन आज धर्म की राजनीति ने इस देश को बांट दिया है। आज धर्म की राजनीति ने इस देश को पंगु बना दिया है। आज धर्म की राजनीति ने इस देश के स्कूल, कॉलेज, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, अस्पताल सबको बर्बाद कर दिया है।
तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के पत्रकारों को समझना पड़ेगा, वो नहीं समझेंगे क्योंकि वो अपनी सफलता देखते हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं, वो अपना घर देख रहे हैं, और मुल्क के लोग, ये मुल्क, इस देश के नागरिक बहुत बुरी स्थिति में फंसते जा रहे हैं। सरकार आती जाती रहेगी, देश बड़ा है, और जब तक आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार आपके लिए काम नहीं करेगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।